आज हम ये लेक्चर दोबारा स्टडी करेंगे क्योंकि कल ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। यस सर। तो सबसे पहला पॉइंट है, इफ टेंशन टी इज इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो देन स्ट्रिंग स्लैक्स। अगर हम एक जब पार्टिकल को रस्सी के साथ हम बांधते हैं तो वो क्या करती है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो उसको जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उसको जो सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है। तो जब हम रस्सी के साथ पार्टिकल को बांधते हैं तो वो सेंटीमीटर फोर्स उसको कहाँ से मिलती है, टेंशन से मिलती है। जो रस्सी की फोर्स होती है उसको हम टेंशन की फोर्स कहते हैं। तो अगर ये टेंशन जीरो हो जाए, वैसे इन रियलिटी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि जब जो रस्सी होगी उसका वजूद होगा तो ज़ाहिर उसके अंदर टेंशन की फोर्स लाजमी मौजूद होगी। लेकिन जस्ट एक वो बात है, कंसेप्ट है कि अगर टेंशन की फोर्स जीरो हो जाए फिर रस्सी क्या करेगी, टूट जाएगी और पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ को लीव कर जाएगा और क्या करेगा, स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। जिसको हम कहते हैं अलोंग द टेंजेंट मूव करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है उसके पास दो तरह की मोशन होती हैं। एक तो ज़रा सर्कुलर मोशन होती है, दूसरी होती है उसके पास लीनियर मोशन, कि वो लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसलिए जब आप सर्कुलर मोशन को स्टडी करते हैं, जितने भी आप वेरिएबल्स पढ़ते हैं उन सब का रिलेशनशिप आप क्या करते हैं, लीनियर के साथ स्टैब्लिश करते हैं। दोनों में आप रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो जैसे ही सर्कुलर सर्कुलर वाला वो मतलब है काम खत्म हो जाता है तो लीनियर मोशन वो स्टार्ट हो जाती है। तो जो मोशन को बाउंड करके रखा होता है, मजबूर करके रखा होता है, वो होती है सेंटीपिटल फोर्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंटीपिटल फोर्स होती है ये खुद कोई फोर्स नहीं होती, कोई और फोर्स होती है जो सेंटीपिटल फोर्स बनती है। तो रस्सी के केस में टेंशन की फोर्स सेंटीपिटल फोर्स होती है। और जब एक बॉडी जैसे जो जमीन है वो सूर्य के गिर्द रिवॉल्व कर रही है तब उस केस में जो सेंटीपिटल फोर्स होगी वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ये सारी बातें मैंने लिखी हैं, ये इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, बॉब अटैच्ड विद स्ट्रिंग, then if tension is zero then the bob will move in a circular path, rather it will move in a straight line. नेक्स्ट है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। और डायनामिक्स में हम क्या करते हैं, काज और इफेक्ट दोनों को स्टडी करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो मोशन का काज है वो हमारी क्या होती है, फोर्स होती है। जो मोशन को करवाती है वो हमारे पास फिजिक्स में अगर आपसे पूछें कि मोशन का काज क्या है तो आप बोलेंगे फोर्स। तो इट मीन सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि डायनामिक्स में आप फोर्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। लेकिन जो काइनेमैटिक्स है यहाँ पे आप क्या करती हैं, इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। लाइक उसकी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, एक्सेलरेशन होगी, इन चीज़ों को आप स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स में आप फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। क्योंकि डायनामिक्स में हम काज भी स्टडी करते हैं, इफेक्ट भी स्टडी करते हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो डायनामिक्स है उसमें ज्यादा नॉलेज है एज कंपेयर टू काइनेमैटिक्स। तो नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो नाम से ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट फोर्सेज वो होती हैं कि जब दो बॉडीज आपस में टच में हो, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जब दो बॉडीज आपस में टच में ना हो। तो ये इंटर में आपसे पूछ सकती हैं, तो इनकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए। जो टेंशन की फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, ये सारी की सारी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये ना हो कि आप कहें कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस है फिर भी, जैसे कि ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है। अब देखिए दोनों बॉडीज के दरमियान फासला बहुत कम है। तो यहाँ पे फासला जितना मर्जी कम हो, अगर जब तक वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स वजूद में या वो एक्टिव नहीं होगी। जैसे ही दो बॉडीज टच करेंगी तो फौरन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो एक्टिव हो जाएगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जिसमें दो बॉडीज का टच होना आपस में जरूरी नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी की सारी की हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं।
तो अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो फ्रिक्शन की फोर्स है ये तो हमारी है कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो फ्रिक्शन क्यों हमारे पास होती है, क्या रीजन है फ्रिक्शन की? राबिया? जी सर। फ्रिक्शन की काज क्या है, मतलब फ्रिक्शन क्यों पे वो मौजूद होती है, रीजन क्या है फ्रिक्शन की? नहीं पता इसकी रीजन तो मुझे। इसकी रीजन है ये इरेगुलरिटीज है, कि जो भी हमारे पास बॉडीज होती है ना, चाहे आपको वो फ्लैट नजर आए या रफ नजर आए, जी जी। हर बॉडीज में इरेगुलरिटीज मौजूद होती हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें ना, बाजार है जो आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस नजर आ रही है, तो लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे उसमें आपको, अगर ये सरफेस है ना, तो बाजार आपको इस तरह नजर आएगी, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको इस तरह नजर आएंगे, इरेगुलरिटीज नजर आएंगी, यानी कि उभार नजर आएंगे। ये हो गया, ये हमारी मतलब मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। क्या मतलब? जैसे हमने बोला है ना कि जब हम जमीन पे चलते हैं तो हमारे जमीन पे चलने की वजह भी फ्रिक्शन है, ठीक हाँ है। जी, और उसके बाद, और इसके सिवा हम कॉपी पेंसिल पेंसिल से कॉपी पर लिखते हैं, इसमें भी वजह वो तो फ्रिक्शन आप की है। बता रहे हैं ना, इसमें, फ्रिक्शन के मतलब फायदे बता रहे हैं। हाँ मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि इसमें इरेगुलरिटी कहाँ पे आ गई, एक कॉपी और पेंसिल में इरेगुलरिटी कहाँ पर है। अगर आप माइक्रो, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो सरफेस हमें प्लेन प्लेन नजर आती हैं वो इन रियलिटी प्लेन नहीं होती। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें ना तो आपको इस तरह के उभार नजर आएंगे। पेंसिल है, पेंसिल में नजर आएंगे, कॉपी है तो कॉपी में नजर आएंगे। अब एक देखिए, एक बॉडी ये है, दूसरा आपका पाँव आपका ले लें, तो आपका जो पाँव है, ये फॉर एग्जाम्पल आपका आपका पाँव है, तो उसमें भी ना इस तरह के उभार बने होते हैं जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो ये जो देखिए, ये उभार जब आप जमीन पे चलती हैं तो ये दूसरे के साथ क्या करें, धंस जाएंगे ना, फंस जाएंगे, ऐसे ही है ना। हाँ जी हाँ जी। इस वजह से फिर हम क्या करते हैं जमीन पे, क्योंकि ये हमारे पाँव के ये जो इरेगुलरिटीज है और जो सरफेस है इसकी इरेगुलरिटी, ये आपस में क्या आती हैं, फंस जाती हैं। तो जब ये फंस जाती है फिर इसका मतलब हम खड़े हैं। तो अगर देखिए अब ये जो इरेगुलरिटीज हैं, अगर हम यहाँ पर ऑयल डाल दें तो ये इरेगुलरिटीज क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी ऐसे। हाँ जी, कम हो जाएंगी ये पहले से। हाँ जी, तो जब ऑयली जगह होती है तो क्योंकि इरेगुलरिटीज काफी हद तक फिल हो चुकी होती हैं, फिर ये उभार यहाँ पर फंस नहीं पाके, तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, ऑयली जगह पे स्लिप हो जाती हैं। लेकिन हम जो है ना, इरेगुलरिटीज है ये बाय नेचर होती हैं, इनको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। वी डोंट इरेडिकेट, यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस, हाँ, वी कैन नॉट इरेडिकेट द फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम इरेगुलरिटीज। अगर आप इंटरव्यू में पूछते हैं कि जी फ्रिक्शन का काज क्या, फ्रिक्शन क्यों होती है, तो आप बोलेंगे द the friction force will be present when we walk on the ground, we cannot eradicate the frictional force, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, because every object has some irregularities, so we reduce the friction force। हम रिड्यूस तो कर सकते हैं by using lubricant वगैरह वगैरह, लेकिन हम जो है ना फ्रिक्शन को टोटली 100% आप खत्म नहीं कर सकते। तो जब हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ऑयल वगैरह यूज करते हैं, तो ये जो इरेगुलरिटीज ये काफी हद तक फिल अप्स हो जाती हैं, लेकिन 100% फिल अप नहीं होती। तो इसलिए ये कभी भी फ्रिक्शन की फोर्स जीरो नहीं हो सकती, मिनिमाइज आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है? दोनों में से कौन सी फ्रिक्शन ज्यादा होती है? स्टैटिक। और ये कांस्टेंट फोर्स होती है या वेरिएबल फोर्स होती है स्टैटिक फ्रिक्शन? वेरिएबल होती है, अप्लाइड फोर्स के साथ चेंज होती है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन भी जो है वो वेरिएबल होगी। नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होती है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये हमारी वेरिएबल फोर्स है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कि अब देखें, ये जब आप मूव करते हैं ना, जितनी आप, फ्रिक्शन का काम क्या होता है, मोशन को अपोज करना। तो जब आप मूव हाँ करते हैं, जी, अगर आपने बिल्कुल थोड़ा रेजिस्टेंट सा की मूव तरह। किया है, क्या? सेम जैसे हम बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंट और करंट का रिलेशन है, इसी तरफ सेम फ्रिक्शन का भी है। हीट प्रोड्यूस करती है ये इस तरह।
हाँ जी, ये भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसका हाँ जी, हाँ जैसे जी। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करना। ड्रैग फोर्स, उसका काम क्या होता हाँ है, जी, हाँ जब जी, हम सेम। हवा में मूव करते हैं उसको मोशन को रोकना, यानी कि फ्रिक्शन जो भी होती है ना, रोकना, अपोजिंग फोर्स। अपोज करना। हाँ जी, वो क्या करती है, हमेशा वो मोशन को रोकती है। अगर आप इस डायरेक्शन में अच्छा, जा रहे हैं ना, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग जाएगी। यानी कि जाओ, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगी, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर जाएगी। ऊपर अच्छा, जाएगी। परिंदे हवा में क्यों उड़ते हैं, किस वजह से उड़ते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। हाँ जी, जो हवा की ड्रैग फोर्स होती है, वो क्या करते हैं, परिंदे को नीचे नहीं गिरने देते। आपने देखा भी होगा, परिंदे क्या करते हैं, अपने परों को फैला के वो आराम सुकून से वो चलते चले जाते हैं, यानी हाँ जी, अपने परों को फड़फड़ाते नहीं है, क्योंकि वो हवा के जी ऊपर बिल्कुल। सवार हुए होती हैं। तो उनको, अगर ये फ्रिक्शन की फोर्स ना होती है हवा में, तो फिर परिंदे हवा में ना उड़ पाते। तो अच्छा, एक बात क्लियर कर दो दोबारा से। जी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ये एग्जिस्ट करती है रेस्ट बॉडी के दरमियान इसी तरह, और हाँ जो जी, काइनेटिक होती है जैसे हमने तारीफ पढ़ी है मूवीज के दौरान, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो जो है आपके पास, जैसे फर्स्ट ईयर आपने पता है फ्रैक्शन नॉन फ्रैक्शनल या किसका बताया था, वेरिएबल या कांस्टेंट फोर्स, तो फिर जो रेस्ट में है वही कांस्टेंट होगी जैसे कि स्टैटिक है। वो मैं बताता हूँ ना। स्टैटिक फ्रिक्शन हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैंने अभी ये आपको ठीक बात है। बताई कि जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है ना, इसका काम होता है मोशन को अपोज करना। अब देखिए, अगर आप 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आप स्पीड पकड़ते हैं, तो जो फ्रिक्शन की फोर्स है, ये नहीं है कि उसने ये वो आपको ढेर सारी फोर्स लेकर आपके वो अपोज करेगी, नहीं। इस हिसाब से आपको क्या करेगी, मूव करे, वो अपोज करेगी जी। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ना एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। जी। वो थोड़ी वो काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि मोशन में तो नहीं ना आती है, इसलिए वो थोड़ी एग्जांपल गलत होगी। अब ये देखिए, ये ब्लॉक है। अब इसका मैस आप ले लें फॉर एग्जांपल 50 kg। आपने इस पर जो फोर्स, इसका मैस है 50 kg। अब ज़ाहिर है ये भारी है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और एक ये ब्लॉक ले लें, ये छोटा ब्लॉक है। अब इसका मैस आप ले लें जी 5 kg है। इससे कम फोर्स। तो जब आप यहाँ पर फोर्स फॉर एग्जांपल लगाते हैं 20 न्यूटन, नहीं 20 नहीं, स्टार्ट करते हैं जी 2 न्यूटन फोर्स से करते हैं। आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन की फोर्स, उसने भी क्या किया, आपके अपोजिट डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी, तो ये ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर आपने अपनी फोर्स को और बढ़ा दिया, फिर आपने 3 न्यूटन कर दिया, जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो भी क्या होगी, बढ़ गई। उसने भी क्या किया, अब 3 न्यूटन की फोर्स वो भी बन गई, तब भी ये ब्लॉक मूव नहीं करा। आपने 4 न्यूटन कर दी, फिर भी ब्लॉक ने मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर केस फोर्स में की जब वजह आप से ज्यादा हो गया। पहले 2 न्यूटन था तो -2 न्यूटन आ गया, अगर 3 न्यूटन था तो -3 न्यूटन आ गया। तो जब आप करते हैं जी 8 न्यूटन फोर्स करते हैं, तब ये ब्लॉक क्या ये तो करता ज्यादा है, है। मूव करना शुरू कर मूव देता कर है। अब देखिए, जो ब्लॉक ने मूव करना शुरू कर दिया, कब मूव किया, 8 न्यूटन फोर्स पे। काइंडली अपने जो माइक्स है ना वो म्यूट रखे था, क्योंकि ना पीछे भी डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाती है। तो अब देखिए, पहले 2 न्यूटन थी, फ्रिक्शन -2 हो गई। 3 न्यूटन था, फ्रिक्शन ने 3 न्यूटन लगा दी। जब आपने 8 न्यूटन फोर्स लगाई, तब ब्लॉक ने क्या किया, मूव किया। क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स के पास एक लिमिट है, कि उसके पास फॉर एग्जांपल इस केस में लिमिट थी 7 न्यूटन। जब तक 7 न्यूटन फोर्स थी, ये मूव नहीं किया। लेकिन जैसे ही आपने 8 न्यूटन फोर्स की, क्योंकि इसके पास एक लिमिट थी इस सरफेस के पास, उस लिमिट के बाद वो उससे ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकती। तो उसके बाद उसके पास मतलब लिमिट खत्म हो गया, वो फोर्स मजीद नहीं लगा सकती। तो जब वो फोर्स मजीद नहीं लगाएगी, तो फिर आपने ज्यादा फोर्स लगा दी, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। तो फिर अब वो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आ जाए, ज़ाहिर है यहाँ पर अगर आप 8 न्यूटन फोर्स भी लगाते हैं, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यहाँ पर आपको
फॉर एग्जांपल आप 200 न्यूटन फोर्स लगाती हैं, क्योंकि 50 केजी अभी भी इसने मूव नहीं किया। आप 240 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, फिर इसने मूव करना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब आपने 240 न्यूटन फोर्स लगाई, फॉर एग्जांपल इसके पास जो यहाँ पर जो लिमिट थी वो थी 239, कि जब आप 239 तक फोर्स थी तब तक फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक को मूव नहीं कर होने दिया, क्यों? और इसकी लिमिट बस 239, इससे ज्यादा वो लिमिट उसके पास नहीं है। तो जैसे ही फोर्स 240 हुई तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। अब देखें, छोटा ब्लॉक है तो उसकी लिमिट कुछ और है, बड़ा ब्लॉक है तो उसकी लिमिट कुछ और है। और जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते चले जाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन उसकी एक लिमिट आती है जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब नाम पे लिखा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इंग्लिश में बच्चे इसका मीनिंग ये ले लेते हैं कम से कम फोर्स। नहीं, फिजिक्स में लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है मैक्सिमम फोर्स। जितनी फ्रिक्शन की फोर्स क्या करती है, लगा सकती है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये मैक्सिमम फोर्स होती है। तो मैक्सिमम फोर्स के बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, फिर आप फोर्स लगाते हैं, फिर वो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। जैसे ही बॉडी मूव करेगी फौरन लिमिटिंग फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो ये आपको दो एग्जांपल्स बता रही हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है, हमारी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कि जैसे जैसे आप फोर्स लगानी है, अब देखिए जब आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, यहाँ पर इसकी लिमिट थी 7 न्यूटन। तो 2 न्यूटन जब आपने फोर्स लगाई, फ्रिक्शन ने 7 न्यूटन फोर्स अपोज में नहीं लगाई, बल्कि उसने कितनी अपोजिंग फोर्स लगाई, 2 न्यूटन लगाई, 3 न्यूटन लगाई। उसके पास हालांकि 7 न्यूटन फोर्स है, वो लगा सकती है, लेकिन उसने 7 के बजाय कितनी लगाई, 3 न्यूटन। जब आपने 4 लगाई तो उसने 4 न्यूटन ही अपोज करने के लिए लगाई। तो यानी कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, कि जितनी फोर्स आप लगाती हैं उसको काउंटर करने के लिए उतनी ही फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। तो ये हमारी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं होती। तो ये तो यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है राबिया? जी सर क्लियर है। मतलब ये है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वो ज्यादा होगी और काइनेटिक कम होगी, ऐसे? अब जी बिल्कुल, आप देखें ना, कॉमन सेंस है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होती है अल्लाह की तरह, क्योंकि वो ज़ाहिर है ये बाय नेचर फोर्स है, तो जो गाड़ियां क्या कभी वो हाई स्पीड अचीव कर पाती अगर हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन सर वो कांस्टेंट ना होती? तो गाड़ियां जो है कभी भी हाई स्पीड अटेन ना कर पाती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने आप स्पीड बढ़ानी थी, तो फ्रिक्शन ने क्या करना था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देनी थी, उसकी स्पीड क्या हो जानी थी, कम हो जानी थी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जब वो उसकी वैल्यू के बाद इसकी वैल्यू मतलब है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आप टायर यूज करेंगे, जैसी बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिव हो जाते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो और इसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। इस वजह यही वजह है कि जो गाड़ियां वो हम क्या करते हैं, हाई स्पीड में हम मूव कर पाती हैं। अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन ये कांस्टेंट फोर्स ना होती, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती, तो फिर हमने क्या करना था, कभी भी हाई स्पीड से मूव ना कर पाते। तो यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ? जी सर। अब नेक्स्ट है कि जो हम टेंशन के फोर्सेस हैं, तो ये तो बात क्लियर। अब जो नेक्स्ट है ना, क्योंकि टेंशन हमारे पास क्या होती है कि वेक्टर ये फोर्स है। काज ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो इरेगुलरिटीज होती हैं, कि हर सरफेस में, या ये उसका आंसर लिखा हुआ है कि हर सरफेस में क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं। तो इरेगुलरिटीज की वजह से वो फिर फ्रिक्शन वो प्रोड्यूस होती है। और ये जो इरेगुलरिटीज है ये बाय नेचर होती है। मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमें बाजार में प्लेन सरफेस नजर आती है वो प्लेन सरफेस नहीं होती, बल्कि उसमें इरेगुलरिटीज मौजूद होती हैं, उभार मौजूद होती हैं, ऐसे ऐसे करके। कुछ सरफेस में ज्यादा होते हैं तो कुछ सरफेस में कम होती हैं। तो इस वजह से हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि फ्रिक्शन की काज क्या है, तो आप बोलेंगे इरेगुलरिटीज जो है वो हमारी फ्रिक्शन की काज है।
जब हम मूव करते हैं ना, तो आप देखिए मूव इस तरह किया जाता है ऐसे। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, स्लाइड कर रहे थे। काइनेटिक फ्रिक्शन में आप क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, ठीक है ऐसे। लेकिन जब आप मूव करती हैं तो फिर हमारे पास क्या होती है कि आप इस तरह मूव करती हैं ऐसे। इस वजह से फिर जो इरेगुलरिटीज के, और जो आप खड़े रहती है ना, जब आप मतलब आप अपना पाँव रखती हैं जमीन पे, तब आपके पाँव के उभार और जमीन के साथ जो उभार है वो फंस जाते हैं, तो आप खड़े हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही आप चलती हैं तो आप क्या करते हैं, पाँव को उठा के आप यहाँ पे रख देती हैं, फिर पाँव को उठाकर आप यहाँ पे रख देती हैं। और दूसरी टाइप है टायर है, कि जब हम टायर यूज करते हैं, तो जैसे ही हम टायर यूज करते हैं तो वो इस तरह मूव करता है, इस डायरेक्शन में। तो ज़ाहिर है ये जो इरेगुलरिटीज के जब ऊपर मूव करे तो वो इतनी जो इरेगुलरिटीज वो उसमें धंसेंगी नहीं, तो इस वजह से वो फिर हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास कांस्टेंट फोर्स बन के आती है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो हमारे पास जो बॉडी होती है उसको मतलब फंसा के रख सके। क्योंकि यहाँ पर तो बॉडी रेस्ट में होती थी स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, जब वो रेस्ट पे होगी तो इस वजह से फिर वहां पर क्या होता है कि वो जो बार है वो अच्छी तरह फंस जाती है। लेकिन जैसी बॉडी मूव करती है तो ये जो गुबार होती है इनको मौका ही नहीं मिलता दूसरी जो बॉडी को बार को फंसाने का। इस वजह से वो फिर हमारे पास क्या होती है, हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स होती है। और वहां काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में भी हमारे पास फ्रिक्शन मौजूद होती है। क्यों? इन इरेगुलरिटीज की वजह से हमारे पास मौजूद होती है। अगर ये रेगुलरिटीज ना होती फिर जाहिर है कि मोशन में हमारे पास काइनेटिक वो मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमारी मौजूद नहीं थी होनी। लेकिन हम कहते हैं कि मोशन में हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन मौजूद है। तो क्यों मौजूद है? इन इरेगुलरिटीज की वजह से मौजूद है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे हम मूव करती हैं तो हम क्या करती हैं, जो टायर की एग्जांपल है वो इस तरह मूव करती हैं, और अगर हम हो अपनी एग्जांपल है तो फिर हम वो पाँव को उठा उठा के चलती हैं। तो टाइम जो है ना, एक सरफेस के उभार को दूसरे सरफेस के उभार के साथ इंटरेक्ट करने का वो टाइम बहुत कम मिलता है। इस वजह से उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हाँ, अगर आपने ये सवाल किया कि अगर हम सरफेस को स्लाइड करें, तो आप देख सकते हैं जब आप सरफेस को स्लाइड करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो अब ये ना, अब देख एग्जांपल कि ये जो ब्लॉक है, शुरू में आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव नहीं कर पा रही। तो जैसे ही आप इसने मूव किया तो इसके पास क्या आ गया, इनर्शिया आ गया। वो बार इस तरह मौजूद है। तो आपने ये डेली लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक चीज जब हम वो मूव नहीं कर रही होती तो हमें काफी फोर्स लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम वो फोर्स वो बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो फिर क्या होता है, वो हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो अब देखिए जैसे इसने मूव करना शुरू किया तो इसके पास क्या आ गया, इनर्शिया आ गया। अब इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, और साथ में हम इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो बार है, अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ही इसने मूव करना शुरू किया इसके पास इनर्शिया आ गया। इनर्शिया इसको बोलेगा तो फॉरवर्ड मोशन जारी रखो, और साथ में हम इसको फोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो बार है नीचे मौजूद है, इनको टाइम ही नहीं मिला कि ये सरफेस को क्या करे, फंसा सकें। इन उबारों की वजह से फिर क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स होती तो है लेकिन वो कम हो जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये फवाद अहमद। हाँ राइट सर, ठीक हो गया। मतलब ये इम्पेक्ट टाइम के साथ ये रिलेटेड है कि मतलब उसका टाइम कम हो जाता है, हाँ एक जी ये बिल्कुल। कि इसके पास एनर्जी आ जाती है। हाँ ठीक है। जी। ठीक है सर, थैंक यू। और आप ये भी है कि जब हमें एक जो स्लाइड करना है, अगर हम एक बॉडी को स्लाइड करवा के मूव करवाएं और एक बॉडी को तार की मदद से मूव करवाएं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम हमें लगेगी, इसका मूव करना ज्यादा आसान है, यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा होगी। और यहाँ जो जिसको हम स्लाइड करवा रहे हैं, ये इसकी स्पीड क्या होगी, एज कम्पेयर टू टायर कम होगी। इसलिए जो टायर है वो इन्वेंट किया गया था, क्योंकि ये जो बार होती हैं टायर इसके ऊपर मूव करता है। अगर ये टायर ना हो तो फिर हमने क्या करना था, चीजों को स्लाइड करवा के मूव करवाना था। तो स्लाइड करवाने से जो टाइम हमारा इंटरेक्टिंग टाइम वो कम तो हो जाता है, लेकिन वो बार होने की वजह से वो फिर उसकी मोशन कम ही रहती है। तो जो अगर हमारे पास दो बॉडी एक स्लाइड कर रही है और एक टायर के साथ मूव कर रही हैं, तो जो टायर वाला होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, फोर्स अगर आप दोनों को सेम लगा रही हैं। और जो स्लाइड वाला उसकी फोर्स कम हो, मतलब उसकी स्पीड कम होगी।
हालांकि जो दोनों की फोर्स सेम है, 20-20 न्यूटन है, लेकिन टायर वाला ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है और जो स्लाइड वाला वो कम स्लो, वो ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको टाइम ज्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू टायर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नेक्स्ट मैं ये कह रहा था कि जो टेंशन की फोर्स है ये हमारी, क्योंकि ये फोर्स होती है, फोर्स के ज़रिए तो फिर हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़नी है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो इसकी टेंशन हम कैसे ले, डायरेक्शन कैसे लेनी है? टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि अगर ये हमारे पास एक पत्थर है, ये आपने रस्सी बांधी हुई है, अब देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है हमारा, आपने टेंशन की फोर्स ये नहीं लेनी है, बल्कि टेंशन की फोर्स क्या करनी है? अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ये चीज है। तो टेंशन की फोर्स ये होगी डायरेक्शन, और अगर आप ये डायरेक्शन ले, ये होता है टू वर्ड्स द पॉइंट, तो ये आपने डायरेक्शन आप नहीं ले सकते। आपने हमेशा क्या लेनी? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टेंशन की आपने डायरेक्शन को लेना है। फॉर अ massless string tension remains the same until a string remains the same। तो आपने न्यूमेरिकल्स में पढ़ा होगा, जो हमारी टेंशन की फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है? टाइम जो रस्सी जो भी हम यूज करते हैं वो मैसलेस होती है। तो मैसलेस का यूज करने का फायदा क्या होता है कि जब तक रस्सी ने बदलना नहीं है, तब तक जो टेंशन की फोर्स है वो हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी डायरेक्शन। तो इस वजह से फिर हम जो जितने भी वो मतलब यूज करते हैं उसमें हम मैसलेस स्ट्रिंग को ही लेते हैं। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो वहां पर हम फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 5 बॉडीज है, तो 5 बॉडीज को आप क्या कर लें? पॉइंट लगा लें, उनको एज अ पॉइंट मैच कंसिडर कर लें इस तरह। और यहाँ पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनको आप एरो की मदद से आप वो रिप्रेजेंट कर लें इस तरह, जितनी भी फोर्सेस लग रही हों ये आप पहले कैलकुलेट कर लें। फिर आप इस बॉडी पर जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनको एरो की मदद से आप अलग अलग वो मतलब रिप्रेजेंट कर लें और इसको सॉल्व कर लें। तो इस वजह से फिर हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है वो क्या करती है? उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है जब हम फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। टू ग्राउंड आर अर्थ इन एन, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इनर्शिया फ्रेम क्या होता है, जिसमें एक्सेलरेशन हमारा 0 होता है। अब अभी आप बताओ कि हमारी जमीन जो है वो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नहीं है? इनर्शियल है। इनर्शिया का मतलब कि एक्सेलरेशन 0। हाँ जी, लेकिन कई और जगह पे उन्होंने बताया कि ये बजाते खुद नहीं है, वैसे हम सिर्फ सपोज करते हैं। ये अर्थ सर्कल में रिवॉल्व कर रही है ना? जी जी। आपने मेरे लेक्चर लिया था सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, मैंने और बताया सेम था। वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो सेम। मैंने बताया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट भी रहे तो एक एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद रहेगा। वो कौन सा होता है? सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। जी। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन मौजूद है, तो इनर्शिया के लिए तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अर्थ हमारी वो इनर्शिया फ्रेम है? सारी बॉडीज जो है सारी बॉडीज वो अर्थ के साथ जो है वो घूम रही है ना, हम्म। तो फिर उसी स्पीड के साथ, तो रिलेटिवली। तो वो तो पहले अर्थ इनर्शिया फ्रेम होगा तो बॉडीज ने तब इनर्शिया फ्रेम में जाना है। अगर खुद एक चीज है वो इनर्शिया में नहीं है, तो उसने बाकी दूसरों को इनर्शिया में कैसे लाना? अब देखिए जो इनर्शिया फ्रेम है ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ से अगर हम इनर्शिया फ्रेम यूज कर लेना, हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती हैं। अगर हम नॉन इनर्शिया फ्रेम यूज करें वहां पर हमारी कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। फिजिक्स में अच्छा हम सपोज जो हम जिस चीज को इग्नोर करते हैं, आपने बड़ा देखा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखते हैं एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मौजूद, हम चीज वहां पर चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो फिजिक्स में अब देखें जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो चीजें मौजूद होती हैं, ऐसे ही है ना? तो जब हम उनको इग्नोर करते हैं फिर उनको प्रैक्टिकल पे हम वो फिर कैसे अप्लाई करें, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो वो चीजें मौजूद होनी है।
तो जब थ्योरेटिकल तो हम इग्नोर करके आप रिजल्ट ले आते हैं, लेकिन हम ज़ाहिर फिजिक्स से थ्योरेटिकल तो है नहीं है, इसको प्रैक्टिकल पे हमने यूज करना है। तो फिर हमारा फायदा क्या होता है चीज़ों को इग्नोर करने का? क्योंकि जिस काम के लिए हमने प्रैक्टिकल वर्क के लिए हम चीज़ों को वो मतलब फार्मूलाज डराइव कर रही हैं, फार्मूला अप्लाई कर रही हैं, वो तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ पे अप्लाई करेंगे तो वो तो रिजल्ट हमारे सही नहीं आने। फिर हम चीज़ों को सपोज करने का या इग्नोर करने का क्या फायदा? बताएं, 5 मिनट रह गए हैं। तो आज के लिए बस यही, इसी क्वेश्चन पे एंड हो जाना है। कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट। तो आज ये बात, इस बात को हम खत्म करते हैं। बताएं। उन्होंने बोला था कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं ना इनर्शियल में कि ये है, तो हम इसमें जमीन का सेंटर से करते हैं। अर्थ सेंटर जो इनर्शियल है, इसकी वजह से हम ये बोल देते हैं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इस वजह से इसका जो फ्रेम है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ से हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका जो जो एक्सेलरेशन है भी वो जीरो बॉडी होगा। सर्कल में मूव करती है वो एक एक्सिस के गिर्द हाँ ही जी, मूव करती है। मूव अगर करती है। यहाँ पे मैं स्पीड तेज कर दूं तो ये भी ज्यादा हाँ, एक्सिस के गिर्द ही मूव कर रही है, जिसको हम नश्य फ्रेम कर नहीं रही है। बोल सकते। अब देखिए, नश्य फ्रेम हम क्यों बोलते हैं? हम इन रियलिटी जो है ना, वो हमारा जो अर्थ है वो नॉन नश्य फ्रेम है। क्यों? क्योंकि सर्कल में मूव हाँ कर जी, रही है हाँ तो जी, उसके सही है। पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मौजूद है। लेकिन ये जो हाँ सेंटीमीटर जी, एक्सेलरेशन है अर्थ जो है ना, उसकी जो मतलब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। लेट्स सपोज 9.7, 9.9। 9.8 नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा मैं, कौन सा मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेट, ये वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है कि नाइन सही है। पॉइंट 12 कह लो, इस तरह करके 9.18। नहीं, वैसे अर्थ के लिहाज से क्योंकि वो सेम स्पीड से जा रही है तो आप इनका डिफरेंस सेम ही रखेंगे, ठीक है? यानी कि 9.7 कर लो, 9.9 कह लो, फिर 9.11 कर लो और 9.13 कह लो, ठीक है? अब ये इसकी वेलोसिटी है पहले 9.7 और 9.9, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना जी प्रोड्यूस बिल्कुल। हुआ? 0.2। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ? 0.2। टू। यहाँ पे ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि ये जी कैलकुलेटेड मतलब वैल्यूज हैं, ये जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है 0.2, तो ये कितना को बड़ा एक्सेलरेशन है? ज़ाहिर है बहुत ही स्मॉल एक्सेलरेशन। तो इसको अगर हम इग्नोर कर दे, इसको हम जीरो कह सकते हैं ना मैथ के मुताबिक। इसलिए फिर हम कह जी। सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है बहुत कम होता है, बहुत कम होने की वजह से इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अर्थ हमारी क्या है? इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन इन रियलिटी हमारी क्या ठीक होती है? है। नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन अब दूसरा जो मैंने इनर्शियल आपको अब होती है। बात बताई थी कि हम चीजों को इग्नोर क्यों करते हैं, हालांकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद होती हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देखते हैं कि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। तो एक बात आपने हमेशा उनकी याद रखनी है। इंटेंसिटी बहुत कम होते हैं। हाँ जी, हम फिजिक्स में उन्हीं जिससे मुझे क्वांटिटीज को होता इग्नोर है करते हैं जिनकी वैल्यू बहुत 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 कम कम। होती हैं। जिनकी वैल्यूज बहुत कम नहीं ना होती, जैसे आपने वर्क डन पढ़ा था, कि आपने वो पढ़ा था कि हाँ अगर हाँ। वेरिएबल फोर्स होती है तो फिर हम वर्क डन क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड हर चीज करते में हैं। तकसीम कर देते हैं। हाँ जी, हम्म। ताकि हर इंटरवल में जो वर्क डन वो क्या रह जाए? सेम हो जाए, फोर्स हमारी सेम हो। ऐसे ही है ना हाँ जी, हाँ जी। कि यानी कि जो भी हमारा पाथ होता है उसको हम एन इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, और हर इंटरवल में हमारी जो फोर्स वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट होती है। क्योंकि जब हम वेरिएबल फोर्स के मतलब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करते हैं, वहां पे फोर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इग्नोर हम उन्हीं चीजों को करते हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है। तो जब वैल्यू उनकी कम होती बहुत है। एक कम है। क्वेश्चन बता दे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उन चीजों को बोलते हैं ना जो न्यूटन लॉ को होल्ड करती हैं, जो हाँ जी, नहीं जहाँ पे करती वो एक्सलेशन नॉन जीरो इनर्शियल होता है। होती है। हाँ जी, क्या सन का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? सन किसके गिर रिवॉल्व कर? सन तो रिवॉल्व ही नहीं करता। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि है, अगर नहीं है तो वजह। सन रेस्ट पे है ना, सन तो रिवॉल्व ही नहीं कर रहा। तो जब चीजें रिवॉल्व ही नहीं करेंगे तो उसमें स्पीड ही नहीं है। जब स्पीड ही नहीं है तो स्पीड ने चेंज नहीं होना। जब स्पीड ने चेंज नहीं होता तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा।
अब मे बी सही हो गया। सन किसी और चीज के रिवॉल्व कर रहा हो। अब ये एडवांस हो, शायद वो जैसे जमीन मतलब की जो गैलेक्सी है हमारी। हाँ जी। जी, प्लैनेट्स हैं। अब ये तो मैंने बताएं, आप ये बताएं। नहीं पढ़ा कि सन मतलब किसी की रिवॉल्व करता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज वो गैलेक्सी की रिवॉल्व करता है तो उसकी फिर कोई ना कोई स्पीड होगी, फिर वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला जाएगा। सही हो गया। तो और यानी जो कि फिजिक्स। चांद है उसका है, हाँ, चांद का है, चांद जो है ना वो जमीन की रिवॉल्व करता है। इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? जमीन के रिस्पेक्ट से देखे फिर वो इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा। क्योंकि जमीन, वो तो जमीन के इर्द रिवॉल्व नहीं कर रहा, जमीन से ही यहाँ देखेंगे पे नहीं, वो रिवॉल्व कर रहा है अब तो फिर। लेक्चर जो है ना वो जस्ट 30-40 सेकंड रह गई हैं, चलिए हम यहीं से ना कल अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे इसी सवाल से। ठीक है। हाँ जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।